हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड बजर एजुकेशनल चैनल। मैं अनमोल अबोहर पंजाब से आप सभी के सामने हाजिर हूं आज का एक नया सेशन लेकर। आज आपके लिए जो है सीटेट की साइकोलॉजी की सुपरफास्ट तैयारी के रिगार्डिंग ये सेकंड वीडियो रहेगी। इससे पहले एक वीडियो अपने चैनल पर पहले भी आ चुकी है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी आप देख लेना, अच्छे से आपकी प्रेपरेशन जो है हो जाएगी फिर उसी से भी। और आगे बढ़ते हैं, 3 टॉपिक्स हमने वहां पर कवर किए थे, मींस उनकी सुपरफास्ट रिवीजन की थी। और आज 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज की सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। वो होगी जीन पियाजे की, और इसके साथ साथ लेव वाइगोस्की की, और इसी के साथ साथ लॉरेंस कोलबर्ग की। तो ये 3 थ्योरीज हमको अच्छे से करनी है। तो इसमें सबसे पहली थ्योरी मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है, जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, तो इसी के संबंध में अभी हम जो है चर्चा करने वाले हैं। देखो जी, जो जीन पियाजे के बारे में अगर आपको कुछ बेसिक सी बातें पहले तो पता होनी चाहिए। तो जो जीन पियाजे हैं, देखो वो कौन थे? वो एक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। और उसी के संबंध में अगर हम बात करें तो यहां पर आप क्या देखेंगे, आनुवंशिकी मनोवैज्ञानिक आप उन्हें वैसे बोल सकते हो। और ये पर्सन जो आप बोल सकते हो कि एनवायरमेंट से ज्यादा एक पर्सन की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के संबंध में हेरिडिटी को मानते थे, ठीक है। हाँ, एनवायरमेंट को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी, ऐसी बात नहीं है कि एनवायरमेंट को इन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट किया। एनवायरमेंट की भी इंपॉर्टेंस ये रखते थे व्यक्ति के जीवन में, वो सारी बातें भी इंपॉर्टेंट है। बट मेन चीज जो अपने को क्लियर करनी है वो आपके लिए होती हुई कि ये एक जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे और किस संबंध में बात करते थे वो भी आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इसके बाद अगर मैं जीन पियाजे के बारे में बात करूं तो आपको जो पता होना चाहिए, इन्होंने अपने ही 3 बच्चों पर स्टडी करके और ये थ्योरी दी। ये फादर ऑफ कॉग्निटिविज्म है, ठीक है, या ये जो है फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म भी है, जिसे आप देख सकते हो कि ये तो हुआ संज्ञानवाद के पितामह, ये हुआ रचनावाद के या सृजनवाद के पितामह। तो उस बेस पे आप देख सकते हो। इनकी एक बुक काफी फेमस है और बुक का नेम क्या है? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये इनकी बुक का काफी फेमस नेम है और बुक भी काफी फेमस है। और एक सिंपल सी बात जो आप सभी को पता होनी चाहिए कि ये जो बात करते हैं कि एक व्यक्ति की लाइफ में कौन इंपॉर्टेंट है या किससे क्या आता है, ये आपको पता होना चाहिए। सीटेट में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। एंड यहां पर जो आप देखोगे तो इनके अकॉर्डिंग ये थॉट पहले आया, फिर भाषा आई। हमने चिंतन करना पहले शुरू किया, हमने सोचना पहले शुरू किया, और फिर हमारे पास भाषा आई जिसने उसको एक लिखित रूप या एक मौखिक रूप देने के लिए या प्रकट करने के लिए एक रास्ता बनाया, ठीक है। वो एक बात आप यहां पर देख सकते हैं। इनकी थ्योरी से ये कंसेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चंस आए हुए हैं और ये आपको पता भी होना चाहिए। यहां पर आप क्या देख सकते हो, कहते हैं जो प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम है या फिर जो प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन भी आप बोल सकते हो, संतुलन की प्रक्रिया। तो ये क्या है? देखो यहां पर कंसेप्ट आता है एसिमिलेशन का, आत्मसात्मीकरण का। यहां पर इक्विलिब्रेशन को भी देखेंगे जरा, हर एक पॉइंट को एक सीक्वेंस में लेकर चलते हैं। क्या बताया जा रहा है? कहते हैं जब भी एक व्यक्ति की जीवन में कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो वो एसिमिलेशन के साथ उसको लिंक किया पियाजे। मींस अगर व्यक्ति के पास ओल्ड नॉलेज है, ओल्ड नॉलेज के साथ कुछ न्यू नॉलेज उसे मिल रही है, नया ज्ञान मिल रहा है, तो वह एसिमिलेशन का कंसेप्ट होगा, ठीक है। तो वह होगा एसिमिलेशन का कंसेप्ट, वह होगा आत्मसात्मीकरण का कंसेप्ट। आगे आप क्या देख सकते हो, आत्म सात्वीकरण के बाद आपके लिए जो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वह होगा इक्विलिब्रियम। तो व्यक्ति एक बार के लिए एक संतुलन की अवस्था में पहुंच जाता है। हाँ, जब भी उसी के संबंध में जो ज्ञान उसने प्राप्त किया था, जो नया ज्ञान था, जो उसके पास पुराना ज्ञान था, उसी के संबंध में अगर नई जानकारी एक बार फिर से आई जो कि सेटल्ड नहीं हो पा रही है, उस न्यू नॉलेज जो नई नॉलेज उसने आज प्राप्त की, वो जानकारी उसके साथ वहां पर सेटल्ड नहीं हो पा रही है, तो वहां पर आप क्या करते हो? आप एक एक डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट में पहुंच जाते हो। जिन पियाजे ने बताया, आप एक असंतुलन की स्टेट में पहुंच जाते हो। और असंतुलन से आपको कौन बाहर निकालता है? वह निकालता है एकोमोडेशन। तो वह निकालता है आपको एकोमोडेशन, या जिसे आप समायोजन के नेम से जानते हो। तो समायोजन क्या करता है? आपकी ओल्ड नॉलेज और जो भी आपके सामने उसी के साथ साथ लिंक होकर न्यू नॉलेज आई है, न्यू सिचुएशन आई है कि जिसने आप पर उसका प्रभाव डाला, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की, तो उस सबका सॉल्यूशन जो है एकोमोडेशन करके देता है, समायोजन करके देता है। पुरानी और नई जो जानकारी में बैलेंस बनाने का जो कार्य है वह एकोमोडेशन का है। और ये पॉइंट भी यहां पर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
यहां पर आप और क्या देख सकते हो, इसमें आपके लिए यहां पर पॉइंट जो और भी आएगा, यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि जो आपके पास आगे है इक्विलिब्रियम। देखो जैसे ही आप इस स्टेट से निकलकर बाहर आते हैं तो आपके लिए आगे आ जाता है संतुलन। ठीक है, तो फिर व्यक्ति संतुलन की स्टेट में पहुंच जाता है जब वह एकोमोडेशन कर लेता है, और फिर उसकी जीवन में कुछ ना कुछ एसिमिलेशन होता है, इक्विलिब्रिएशन होता है, फिर आगे चल के कुछ ना कुछ नई स्थिति आती है तो फिर व्यक्ति डामाडोल हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, तो ये सारी स्टेट इसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में चलती रहती है, आजीवन चलती रहती है। ये जीन पियाजे ने बताने की कोशिश की, और व्यक्ति कहते हैं इसी प्रकार से एकोमोडेशन का सहारा लेते हुए फिर क्या करता है अपने जीवन में इक्विलिब्रियम को प्राप्त करता है, संतुलन को प्राप्त करता है, और फिर इसी प्रकार से एसिमिलेशन का कंसेप्ट अपने सामने आता है। ओके, आगे क्या देखते हैं जरा, आगे अपने लिए जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम यहां पर देखने जा रहे हैं आगे, तो यहां पर आप देख सकते हो स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के जो चरण हैं। संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण हैं जो जीन पियाजे ने बताए थे, वह 4 बताए थे, और जीन पियाजे ने इतनी बात भी अपने को क्लियर की, जो डेवलपमेंट है वह क्या है। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया वह नहीं है, ये जीन पियाजे ने अपने को बताया। और इस संबंध में आप और क्या देख सकते हो यहां पर, तो जीन पियाजे ने इसी के आधार पर बताया ये जो 4 स्टेजेस हैं, कहते जो विकास है, जो संज्ञानात्मक विकास है, इन्हीं 4 स्टेजेस में आप बोल सकते हो कि होता है। इवन पियाजे भी यही मानते थे कि जो एडोलसेंस पीरियड तक सभी का सभी जो 100% तक मानसिक विकास हो जाता है, ये बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप आगे क्यों और क्या देख सकते हो, कहते जो सेंसरी मोटर स्टेज है, जो संवेदी परख अवस्था है, परख अवस्था आप यहां पर बोल सकते हो, संवेदी परक अवस्था। तो इसमें आप क्या देखते हो कि कहते हैं ये जो समय है, ये बर्थ से लेकर 24 मंथ्स तक का समय है, या फिर 2 इयर्स तक का समय है, 2 वर्ष तक का समय है। और यहां पर आप क्या देख सकते हो, इस अवस्था में जो होता है बच्चा संज्ञान का जो विकास करता है, बच्चा जो कोग्निटिव डेवलपमेंट करता है, उसका एक आधार होता है सेंसरी ऑर्गन्स, उसकी जो संवेदी जो ज्ञान इंद्रियां आप उन्हें बोल सकते हो ना, या संवेदी जो ज्ञान इंद्रियां बोले तो अच्छा रहेगा वैसे, और यहां पर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो अपनी सेंस ऑर्गन्स हैं। तो यहां पर आपको यह भी समझना है कि जो पांचों की पांचों संज्ञान के लिए जो आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं वो यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बच्चा देखकर, सुनकर, सूंघकर, तो उस प्रकार से जो है किसी न किसी प्रकार से, या फिर टेस्ट करके जीभ के आधार पर, है ना, या फिर टच करके, तो इन पांचों का पांचों ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करते हुए बच्चा जो है सीखता है, और यही अवस्था होती है। और सीधा सीधा बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि बच्चा किस अवस्था में ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करते हुए सीखता है। आगे देखिए जरा प्री ऑपरेशनल स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज का जो कंसेप्ट आता है, यहां पर आप क्या देखेंगे, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आपके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा कि यहां पर ईगोसेंट्रिज्म बहुत फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ना उसने, एग्जामिनर ने, स्व केंद्रिता या फिर अहम केंद्रिता। तो अहम केंद्रिता का जो कंसेप्ट है, बच्चे में मैं मेरी की भावना होती है, वह दूसरों के परिप्रेक्ष्य को नहीं समझ पाता, पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता, वो खुद के परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करता है। तो ये एक पॉइंट काफी यहां पर इंपॉर्टेंट है, जिसको आप जरूर से ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा आपको और भी यहां पर देखना है, एक एनिमिज्म का कंसेप्ट बहुत फेमस है, यहीं पर मैं बता रहा हूं, ये साइकिट स्टेज की बातें चल रही हैं सारी की सारी। एनिमिज्म, जिसे आप जीवात्मवाद के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो जीवात्मवाद का कंसेप्ट है बच्चा संजीव और निर्जीव वस्तुओं में डिफरेंस नहीं कर पाता। और यहां पर आप और भी यहां पर देखना चाहेंगे तो आपके लिए यहां पर क्या कंसेप्ट है, तो जीवात्मवाद के कंसेप्ट के आधार पर जो आप यहां पर और भी समझेंगे कि बच्चा जैसे कि टेडी बियर को भी यही समझता है, इस वर्ष का जो इस आयु का जो बच्चा होता है, स्पेशली इस आयु की जो इस अवस्था की स्टार्टिंग का जो बच्चा होता है, वो यही समझता है कि जो टेडी बियर भी जीवित है, अलाइव है, हमारी तरह सांस लेता है, हमारी तरह सोता है। तो वो सारे का सारा आप यहीं पर देख सकते हो सैंकिड अवस्था में। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आगे आप क्या देख सकते हो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है 7 वर्ष से लेकर 11 ईयर्स तक की अवस्था, ठीक है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के संबंध में आप यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट देख सकते हो, इसमें आपको देखने को मिलेगा ये मूर्त चिंतन पर आधारित अवस्था है। इस अवस्था में जो बच्चे का चिंतन होता है वो मूर्त वस्तुओं पर आधारित होता है, जो वस्तुएं उसके सम्मुख होती हैं बच्चा उनके आधार पर चिंतन कर सकता है, अदरवाइज वह चिंतन नहीं कर पाता। यहीं पर बच्चे में इंडक्टिव थिंकिंग देखने को मिलती है। ये बातें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके लिए यहाँ पर क्लियर की जा रही हैं। और इसके अलावा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली बात तो ये कि 11 टू लेकर 15 ईयर्स तक की अवस्था है। और इसमें आप और क्या देख सकते हो, इसमें आप जो देख सकते हो यहां पर आपके लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, तो वह कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो 11 टू 15 इयर्स तक के जो पॉइंट्स हैं, यहां पर आपको कुछ ऐसा समझना होगा
जिसमें कि आप देख सकते हो हाँ, तो इसमें कुछ ऐसी बातें आती है कि यहाँ पर एक तो बच्चा रस्मी टाइप से चिंतन करता है, मींस कुछ फॉर्मल टाइप से चिंतन करता है, औपचारिक टाइप का चिंतन करता है, या आप ये भी बोल सकते हो कि हाइपोथेटिकली टाइप का चिंतन भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। आपको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी यहीं पर देखने को मिलेगी, जिसे आप अमूर्त चिंतन के नेम से जानते हैं। और ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हायर लेवल की थिंकिंग आपको यहीं पर देखने को मिलती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बच्चों में यहीं पर विकसित होती है। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ पियाजे की थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर होते हैं, बट आगे बढ़ते हैं अभी लेव वाइगोस्की की थ्योरी की ओर। बट आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जो पंजाब में पीएससेट का एंड या फिर एनटीटी का 8393 भर्ती के रिगार्डिंग जो भी कोर्सेज हैं वो अपनी एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। उनके रिगार्डिंग जो 10 के 10 सब्जेक्ट्स के एनटीटी के चाहे डेमो लेक्चर्स हैं, तो वो सारे के सारे अपनी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। देख कर चेकआउट कर सकते हो आप कोर्स को, वहीं से आप डेमोस को देखने के बाद कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी किसी भी टाइप की क्वेरी के लिए, क्योंकि उसमें होंगे फुल सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स, फुल सिलेबस के पीडीएफ नोट्स, एंड बाकी फिर भी कोई क्वेरी हो और तो आप हमें इसी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए जरा वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, वाइगोस्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो इस संबंध में आप क्या देख सकते हो, तो वाइगोस्की का जो सोशियो कल्चरल जो थ्योरी है, वाइगोस्की का जो सामाजिक जो सांस्कृतिक सिद्धांत है, इसमें ऐसा होगा कि जो वाइगोस्की बात करते थे सोशल इंटरेक्शंस की, तो लेव वाइगोस्की ने बताया था कि जो इन्होंने बताया कि व्यक्ति के जीवन में तो सामाजिक अंतःक्रियाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, सोशल इंटरेक्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति का जो संज्ञानात्मक विकास होता है तो वो सोशल इंटरेक्शंस के वाया ही होता है। ये बातें आपको जरूर से ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक MKO है, MKO की फुल फॉर्म क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर्स। हाँ, वैसे जीन पियाजे की थ्योरी आपको डिटेल में करनी है ना, तो अपनी चैनल पर अवेलेबल है, सर्च कर लेना, है ना। अदरवाइज वीडियो सेक्शन में आपको डिटेल्स में मिल जाएगी, कुछ ही दिन पहले आई हुई है। तो जीन पियाजे की कंप्लीट थ्योरी 4 लेक्चर्स हैं उसी के अपनी चैनल पर। तो ये तो 10 मिनट वाली थ्योरी थी जो कि आपके लिए सुपर फास्ट टाइप से चाहिए थी। अगर किसी को डिटेल में करनी हो तो अपने चैनल पर बिल्कुल एवरेज जीन पियाजे टैट बाजार सर्च कर देना, आ जाएगा आपके पास, है ना, कुछ और टाइप से ना मिल रहा हो तो। यहाँ पर अभी देखिए MKO, तो मोर नॉलेजेबल अदर्स। तो मोर नॉलेजेबल अदर्स का जो कंसेप्ट है ये आपको देखने को मिलता है, दूसरों से ज्यादा ज्ञानी है कोई, उस व्यक्ति की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर आप इतनी सी बात समझ लीजिए कि कोई भी एक ऐसा पर्सन एज में चाहे छोटा हो बट किसी दूसरे एज में बड़े व्यक्ति से भी ज्यादा ज्ञानी हो सकता है, तो उसके संबंध में यहां पर बताया जिस बंदे के पास ज्यादा ज्ञान होगा तो वाइगोस्की के अकॉर्डिंग वही MKO होगा। मींस ये बात होती है ना कि किस संबंध में बात की जा रही है, किस क्षेत्र के संबंध में बात की जा रही है, कौन सी फील्ड के संबंध में है, तो वो सब आपको यहां पर देखना है। तो ये वो यहां पर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसके बाद आपको स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है जो कि समझना पड़ता है। तो स्कैफोल्डिंग में, जिसको आप ढांचा निर्माण के नेम से हिंदी में जानते हैं, तो स्कैफोल्डिंग होती है एक टाइप से अस्थायी मदद। तो अस्थायी मदद कौन करता है, कोई भी एक ऐसा पर्सन जिस संबंध में आपको मदद चाहिए और उस पर्सन को आपसे ज्यादा ज्ञान होगा तो वह आपकी मदद बिल्कुल कर सकता है। या फिर मैं आपके लिए इतनी सी बात भी क्लियर कर सकता हूं, कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कि MKO होगा, तो कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कि MKO होगा, मींस अगर आपको साइकिल चलानी सीखनी है तो अगर आपसे कोई अच्छा ज्ञानी है जिसको अच्छे से साइकिल चलानी आती है तो वह पर्सन उस टाइम के लिए आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो वह स्कैफोल्डिंग आपको दे सकता है। बट स्कैफोल्डिंग होती है एक टेम्परेरी हेल्प। ठीक है, ये मैंने आपको बताया ही, तो टेम्परेरी हेल्प है, टेम्परेरी सपोर्ट है, तो एक टाइप से अस्थायी मदद है जो कि आपको कोई भी एक MKO पर्सन आपको प्रदान कर सकता है अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की। तो वो एक बात है जो कि आपके लिए यहां पर बिल्कुल अच्छे से क्लियर होती हुई। आगे आप क्या देख सकते हो, वाइगोस्की की थ्योरी से एक काफी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ZPD। ZPD है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आप क्या देख सकते हो, संभावित विकास का क्षेत्र। तो इसमें आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि आपके लिए जो विकास है उसी के संबंध में अगर हम बात करें कि वह संभावित स्तर पर पहुंच जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, आप जिस लेवल पर हो किसी कार्य को खुद कर सकते हो। एक कार्य है जिसको एक व्यक्ति खुद, ये मान के चलते हैं ये 100% कार्य है, उस कार्य को एक व्यक्ति जो सेल्फ के आधार पर अचीव कर सकता है, जो व्यक्ति वह उस कार्य को सेल्फ के आधार पर अचीव कर सकता है वह मात्र 20% है। और इसके बाद अगर हम बात करें, वही व्यक्ति अगर किसी कार्य को सेल्फ के
आधार पर नहीं बल्कि उसके अलावा भी, किसके बेस पर भी अगर हम बात करें यहां पर, तो सेल्फ के साथ साथ आप बात कर सकते हो जब उसको सपोर्ट मिलती है, ठीक है, उसको जो कोई भी सपोर्ट मिलती है, सपोर्ट उसकी कुछ भी हो सकती है, अपने आधार पर हो सकती है, ठीक है, तो उस सपोर्ट की प्राप्ति से मींस एक टाइप से MKO उसको स्कैफोल्डिंग देता है, स्कैफोल्डिंग प्रदान करता है। एक MKO व्यक्ति कौन है? उस व्यक्ति से ज्यादा नॉलेज वाला जिसको मदद चाहिए, और उसी फील्ड में ज्यादा नॉलेज वाला है जिसमें उसको मदद चाहिए, और वही व्यक्ति जब उसको, जो MKO व्यक्ति है वो स्कैफोल्डिंग प्रदान कर रहा है, तो एक सपोर्ट प्रदान कर रहा है, तो जो व्यक्ति जिसको वह सपोर्ट मिली और जो उसने लेवल अचीव कर लिया, मींस अभी उस व्यक्ति ने उसी कार्य को 70% तक कर लिया है, 30% नहीं कर पा रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कर पा रहा था, अभी 70 तक तो उसने कर लिया, ये जो उसका 50% तक का ये जो लेवल है ना, यही जो उसने अचीव किया एक एप्रोप्रिएट पर्सन की मदद से, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि एक MKO पर्सन की मदद जो उसको मिली, या फिर आप बोल सकते हो जो कि उसको स्कैफोल्डिंग मिली, उसी की सहायता से जो उसने अचीव किया, वही लेवल उसका ZPD कहलाता है, क्योंकि वह व्यक्ति इस कार्य को इतना ही कर सकता था, बट उसने उसकी जरा सी मदद से, जरा सी मदद बोलते हैं ना, वो बिल्कुल यहां पर फैक्ट शब्द कहलाएगा, अच्छा शब्द होगा। इसी के बेस पर अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है, क्लियर हो रहे हैं कंसेप्ट्स, तो बिल्कुल वीडियो को फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि वो भी ऐसे कंसेप्ट्स का बेनिफिट यहां पर उठा सके, है ना, और बिल्कुल आप उन तक वीडियो को जरूर से पहुंचाएं। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें यहीं पर आपके लिए जो पॉइंट आता है, आप यहां पर क्या क्लियर कर सकते हो, तो ZPD का जो ये जो कंसेप्ट है, ये आपके लिए बिल्कुल यहां से क्लियर होता हुआ कि ये जो लेवल उसने अचीव किया है ये ZPD कहलाएगा। हाँ, जिसको वो अचीव कर ही नहीं सकता वो कुछ नहीं है, मींस ये क्या था, ये एक संभावना तो थी ना, तो इसीलिए ये संभावित कहलाया कि अगर उसको इतनी सी हेल्प मिलेगी तो वह इतना अचीव कर लेगा, तो वही उसकी जीवन में ZPD का क्षेत्र कहलाएगा। वाइगोस्की ने स्पीचेस की बात भी की थी, या फिर आप बोल सकते हो बोली की बात भी की थी। हाँ, अगर अभी तक अपने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन करके रखें, फेसबुक का पेज लाइक करके नहीं रखा हुआ तो उसको रखें, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके रखें, ताकि आपको सारी अपडेट्स जो भी आपके टीचिंग एग्जाम के रिगार्डिंग है और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको उन सब प्लेटफॉर्म्स पर मिलती रहे। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, यहाँ पर जो स्पीच का कंसेप्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो सोशल, प्राइवेट और इनर स्पीच का कंसेप्ट है। यहाँ पर आपको क्लियर होता है कि जैसे आप देख सकते हो सोशल स्पीच, ये वाइगोस्की ने 3 टाइप की स्पीच की बात की थी। सोशल स्पीच होती है सामाजिक स्पीच, जो कि ऑलमोस्ट आप 2 वर्ष के आसपास बच्चों में आप देख सकते हो स्पीच को, ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए है। और इसके अलावा आप क्या देख सकते हो, प्राइवेट स्पीच का जो कंसेप्ट है, प्राइवेट स्पीच में आप इसमें कुछ ऐसा देखते हो, यहां पर होती है निजी बोली या निजी वाक, तो इसमें क्या होता है, ये देखने को मिलती है 3 वर्ष के आसपास। सोशल स्पीच करता है बच्चा, कोई भी दूसरों से बातचीत होती है ना, समाज के लोगों से, वो देख सकते हो। प्राइवेट स्पीच होती है बच्चा खुद ही से बात करता है, और प्राइवेट स्पीच से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, चाहे पेपर 1 में आए चाहे पेपर 2 में आए, और इस बार भी आएगा, पूरे चांसेस हैं, हाँ श्योरिटी नहीं है बट चांसेस जरूर है, ठीक है, 99 कर दीजिए चांस को, तो आएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं उस बोली वाले कंसेप्ट से क्वेश्चन आ ही रहा है, अदरवाइज उसकी बुक से आ जाता है, थॉट एंड लैंग्वेज, ठीक है, इसने लैंग्वेज को पहले बताया, थॉट को बाद में बताया, प्याजी का रिवर्स करता है ये बंदा। आगे क्या देख सकते हो इसमें, तो इसमें आपको पता होता है कि जो प्राइवेट स्पीच में जो निजी वाक का जो कंसेप्ट है, ये 3 वर्ष के आसपास जो इसको आप देख सकते हो, यहां पर जो आपको क्लियर करना है, जो 3 वर्ष के आसपास का जो ये कंसेप्ट है, यहां पर आप देखते हो बच्चा अपने आप से ऊंचे स्वर में बात करता है, ठीक है, ऊंचे स्वर में बातचीत जो होती है ना, तो वो सारे का सारा आप यहां पर देख सकते हो, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। इनर स्पीच क्या है, इनर स्पीच का जो आप कंसेप्ट देखेंगे, इनर स्पीच में होता है जब व्यक्ति अंदरूनी वाक करता है, मींस किसी और से नहीं, खुद से, बट साइलेंट टाइप से, वो होती है ऊंचे स्वर में। प्राइवेट करता तो वहां पर भी है, और करता क्यों है, वाइगोस्की ने ये बताया था, और यहीं से क्वेश्चन आता है हर बार, अपने कार्यों को एक दिशा देने के लिए, ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए। आगे क्या देखते हैं जरा, आगे जरा चलते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाँ, इसमें आगे आ गया जी कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, कोलबर्ग का जो है कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कोलबर्ग ने अपने को क्या क्या बताया था, कोलबर्ग ने बताए थे 3 लेवल्स और 6 सब स्टेजेस, या आप बोल सकते हो डायरेक्ट ही 6 स्टेजेस के बारे में बताया था। तो 3 तो स्तर बताई थी उसने, और 6 बताए हैं उसने पड़ाव, ठीक है, तो ये उसने, या 6 बताई हैं अवस्थाएं। तो ये कंसेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, 3 लेवल, 6 बताई हैं उसने स्टेजेस। तो इसमें आप क्या देख सकते हो, यहां पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
आप इसमें जो देख सकते हो, तो यहां पर आपके लिए कुछ देखने को मिलता है, जो इसने हर एक लेवल के अंतर्गत एक दो स्टेजेस बताई। जैसे कि 3 लेवल है, तो उसी में हर एक में 2-2 स्टेजेस बताई हैं, 2-2-2, ठीक है। हर एक लेवल में 2-2-2-2-2। अभी आप यहां पर क्या देख सकते हो, यहां पर आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो इसी संबंध में, और यहां पर आप कुछ ऐसा भी देख सकते हो, अगर मैं बात करना चाहूं कि आपके लिए जो ये जो 6 की 6 स्टेजेस हैं, आपके लिए इन दो से काफी क्वेश्चंस आते हैं और इन दो से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट वाले से आते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं आते, आती हैं, बट थोड़ा कम आते हैं कभी कभार। अभी इन दिनों में इनसे आ रहे हैं, ठीक है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखे हैं। यहां पर आप क्या देख सकते हो, देखो जो प्री कन्वेंशनल लेवल है, जो 4 टू लेकर 10 ईयर्स का लेवल है, आप इसमें क्या देख सकते हो, इसमें आपको देखना पड़ेगा। यहां पर आप फर्स्ट लेवल पर देखते हो तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन है। हाँ, लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने को बताया कि इस अवस्था में बच्चे के पास नैतिकता की एब्सेंस रहती है, नैतिकता होती नहीं है, या होती भी है तो बहुत कम होती है। तो नैतिकता का काफी नीचा स्तर होता है बच्चों में इस अवस्था में। तो यहां पर तो इतनी सी बात बताई गई है जो कि अपने को क्लियर भी होती है। आगे क्या देख सकते हो, तो सेल्फ इंटरेस्ट या फिर द इंस्ट्रूमेंटल या रिवॉर्ड पर्पस ओरिएंटेशन या इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज का कंसेप्ट देख सकते हो। यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, यहां पर कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जो बच्चे सेल्फ इंटरेस्ट या द इंस्ट्रूमेंटल के बेस पर है, कि बच्चे अपने इंटरेस्ट के आधार पर कार्य करते हैं। और यहां पर रिवॉर्ड पर्पस ओरिएंटेशन देखने को मिलता है, बच्चे को अगर कोई रिवॉर्ड दिया जाएगा तो वो कार्य करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। या उसकी नैतिकता उसी आधार पर होगी कि बच्चे बच्चे आपको यहां से चॉकलेट मिलेगी अगर आप ऐसा करते हो तो, ठीक है, तो बच्चा फिर उस कार्य को करेगा। तो बच्चा कर रहा है किसी रिवॉर्ड की प्राप्ति के लिए। तो ये कंसेप्ट काफी ज्यादा फेमस है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, बच्चा करता है आदान प्रदान, ठीक है, ये एक पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा आदान प्रदान के आधार पर ये सब कुछ करता है, और व्यक्तिगत व्यक्तिगता भी देखने को मिलती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पॉइंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे क्या देख सकते हो कि कन्वेंशनल लेवल, तो एक्सचेंज में तो ऐसा हुआ ना, व्यक्तिगता में भी इसमें आप कुछ ऐसा देखेंगे, अगर तू मेरे लिए ये कार्य करेगा तो मैं भी तेरे लिए कार्य करूंगा। और एक जो बिल्कुल एक एग्जांपल बहुत फेमस है और बहुत बार आ चुकी है, स्पेशली एचटेट में, और वो एग्जांपल क्या है कि तू मेरी पीठ पर खुजली कर दे, मैं तेरी पीठ पर खुजली कर दूंगा या खुजला दूंगा। तो ये एग्जांपल काफी फनी सी एग्जांपल है और बहुत बार आ चुकी है ये एचटेट में, 3 बार तो मुझे ध्यान में, 2 बार तो पक्का ही है, 3 बार भी में भी कुछ ऐसा हो चुका है इसका। और सीटेट में पिछली बार के एग्जाम में आया था कि वो टिफिन एक्सचेंज करने वाली बात, पिछली या उससे पिछले एग्जाम में आया था, तो टिफिन एक्सचेंज करने की बात की गई थी। तो टिफिन एक्सचेंज करना भी इसी टाइप की जो है मोरालिटी को दिखाता है। यहां पर तो बच्चा ये होगा ना कि बच्चा किसी पनिशमेंट से डरेगा, तो बच्चा या तो किसी पनिशमेंट से डर के यहां पर नैतिकता दिखाता है, या फिर यहां पर क्या होता है किसी की आज्ञा का पालन करने के लिए, तो वह होता है फर्स्ट स्टेज में। और यहां पर क्या था, यहां पर आपको क्लियर हो गया, खुशी के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए, या फिर एक्सचेंज करने के लिए, या अपनी खुद के इंटरेस्ट के बेस पर, ये यहां पर बच्चा नैतिकता दिखाता है। आगे आप क्या देख सकते हो, कन्वेंशनल लेवल पर नैतिकता का विकास सबसे ज्यादा होता है, ये कोलबर्ग ने बताया। कई बार ये 10 टू 13 ईयर्स तक की बताया जाता है, और यहाँ पर टिल एडोलसेंस बताया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, कहती है कि ये इसमें थर्ड स्टेज में देखने को मिलता है द गुड बॉय और नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। बच्चा इसलिए अच्छा कार्य करता है या नैतिकता दिखाता है ताकि कोई उसे अच्छा बोले, ठीक है, कि वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छी लड़की है, इसलिए वह अच्छा कार्य करता है। या फिर लो एंड ऑर्डर्स ओरिएंटेशन में आप यहाँ पर ऐसा कुछ देखेंगे, इसमें आप देख सकते हो लो एंड ऑर्डर्स ओरिएंटेशन का जो कंसेप्ट है, इसमें आप कुछ इन संबंध में आप समझ सकते हो कि बच्चा कानूनी नियमों के आधार पर किन्हीं प्रॉब्लम्स का प्रावधान करना चाहेगा। मींस आप ये भी बोल सकते हो कि उसकी जो नैतिकता होगी कानूनी नियमों के आधार पर होगी। वो मानता है कि कानूनी नियम हम सबके लिए बने हुए हैं और हम सबको फॉलो करना चाहिए, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर सजा देगा कानून हमें, ठीक है। और हेन्स डायलेमा इसी थ्योरी से जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा कि हेन्स डायलेमा में फंसा था, वो चोरी वाला कंसेप्ट था कि हाँ, उसको उसकी वाइफ के लिए जो कैंसर की मेडिसिन चाहिए थी, ठीक है, तो उसके संबंध में वो जो सारे का सारा कंसेप्ट था, और इसकी सारी की सारी थ्योरी भी उसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो बस वो आप उसमें देख सकते हो। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ये होता है आफ्टर एडोलसेंस। ये सबसे हायर लेवल की नैतिकता यहाँ पर देखने को मिलती है, बट कोलबर्ग ने बताया हर एक पर्सन इसी लेवल की नैतिकता को प्राप्त नहीं कर पाता, या फिर उस लेवल की नैतिकता को अपना भी नहीं पाता। तो यहाँ पर एक देखने को मिलती है सोशल कॉन्टेक्ट ओरिएंटेशन। यहाँ पर क्या है, व्यक्ति सामाजिक नियमों के आधार पर या सामाजिक नियमों या फिर नैतिक मत के आधार पर आप बोल सकते हो कि वो नैतिकता दिखाता है। इसके अलावा जो 6 में आप देख सकते हो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन, तो यहाँ पर क्या हो गया, उसकी जो नैतिकता होगी
यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पर आधारित होगी, सार्वभौमिक आधार पर आधारित होगी, कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि सभी के लिए एक भला होना चाहिए, एक अच्छा कार्य होना चाहिए, तो उस आधार पर होगी। बट सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आप ऐसा देख सकते हो, व्यक्ति नियमों को बदलने के लिए आगे बढ़ेगा, पर वो होंगे ज्यादातर उसी के आधार पर। तो व्यक्ति जब भी नियमों को चेंज करना चाहता है ना, तो वो होता है यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप जरूर से ध्यान में रखेंगे। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में देखेंगे, जैसे करनैल सिंह बली की एग्जाम्पल आई हुई है, कि वह नियमों को चेंज करना चाहता है। ठीक है, करनैल सिंह बली फेमस एग्जाम्पल है, सीटेट में आई हुई है, कि वह अपना इनकम टैक्स पे नहीं करता, तो वो एक इसी के आधार पर है, क्योंकि वह नियमों को चेंज करना चाहता है किसी अच्छे के लिए। और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन में तो होता है कि मैं तो इस कार्य को करूंगा ही करूंगा, क्योंकि इसमें जनता का भला है, सभी का भला है, हर एक का भला है, इसमें चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े मैं जाऊंगा। ठीक है, तो कभी आपने देखा ना उन लोगों को, ये लोग होते हैं बहुत कम है, ठीक है, और जैसे संत महात्मा लोगों में आप इस टाइप की नैतिकता देखते हो, या और भी कई पर्सन जिनको रेवोल्यूशन का भूत सवार हो जाता है, मीन सच वाली रेवोल्यूशन। ठीक है, तो क्रांति लेकर आनी आनी है, कुछ भी हो जाए मैं तो लेकर आऊंगा ही आऊंगा, ये चेंज करके रहेंगे, वो यहाँ पर है। ठीक है, तो मीन्स बाकी दूसरों की गुडनेस के लिए, भलाई के लिए कार्य होता है ना, वो यहीं पर होता है। तो सभी की भलाई हो, सभी का अच्छा हो, तो वो आप देख सकते हो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन में। और ये वैसे भी सबसे हायर लेवल की स्टेज है, हायर लेवल की नैतिकता की स्टेज है। और ठीक है गाइस, ये इसी के साथ साथ आपके ये जो 3 थ्योरीज थी, हमने अच्छे से ये जो इसकी सुपरफास्ट रिवीजन जो है लगा रही है, जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोस्की, तीनों की अलग अलग थ्योरीज थी। जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, वाइगोस्की की थी सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, है ना, एंड जो कोलबर्ग की थी वह थी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो ये सारी थ्योरी हमने अच्छे से कवर की। इसके अलावा जो अपनी ऐप पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्सेज अवेलेबल हैं, पीएससेट के संबंध में, एंटिटी के संबंध में, तो वो आप ज्वाइन करना चाहें तो डेमो लेक्चर देख करके, डेमो पीडीएफ देख करके, तो आप वहां ही से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी किसी भी टाइप की क्वेरी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो, जो नंबर आपके लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। एंड बाकी ज्यादा अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें, फेसबुक का पेज लाइक करके रखें और इंस्टाग्राम पे फॉलो रख करके रखें। एंड आई होप कि जो इस वीडियो का मकसद था वो आप तक ज्ञान पहुंचाना था, तो वो आप तक पहुंचा है, और कम समय में ज्यादा ज्ञान पहुंचा है। एंड इसी टाइप से और भी वीडियोस आपके लिए आएंगी, और उनको आप अच्छे से रिवाइज करना और सीटेट में अच्छे अच्छे मार्क्स करना। ओके डियर, बाय बाय, टेक केयर।